हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राखी काम्बोज हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी मैं करा रही हूँ और इसके अंतर्गत विधा आधारित और जो हमारी यूनिट है यूपीएचएससी परीक्षा के अंतर्गत उनको लेकर मैं यहाँ आ रही हूँ। हालांकि यह जो हमारी प्रश्नावली है यह सिर्फ यूपीएचएससी के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह आपके यूजीसी नेट में भी यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। साथ ही जो मुख्य परीक्षा जिसको हम आधार बना रहे हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, यूपीपीएससी, जीआईसी जीडीसी परीक्षा, यूकेपीएससी लेक्चरर परीक्षा और साथ ही यूपीपीजीटी और यूपीटीजीटी की परीक्षा को आधार बनाकर ये प्रश्नावली तैयार की जा रही है, जो आपके समक्ष मैं लेकर आई हूँ। डॉक्टर राखी काम्बोज शुरू करती हूँ आज की प्रश्नावली इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो लोग देना चाहते हैं वो सभी जानते हैं कि 18 या 19 अप्रैल को परीक्षा होने वाली है, तो अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। उसी को देखते हुए हम थोड़ा स्पीड के साथ अपनी इस प्रश्नावली को करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नहुस नाटक के रचयिता कौन है? नहुस नाटक के रचयिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ब्रज रत्न दास, लाला श्रीनिवास दास या महाराजा विश्वनाथ सिंह। तो जब बात आती है नहुस नाटक की, तो नहुस नाटक हिंदी का प्रथम नाटक है या निबंध है, इस बात को लेकर भी एक मतभेद बना होता है। लेकिन नहुस एक नाटक है और किसके द्वारा इसे प्रथम माना गया? नहुस नाटक को इनके पुत्र जिन्होंने ये लिखा है उन्हीं के पुत्र ने इसे हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना है। अर्थात यह लिखा गया है गोपाल चंद्र गिरधर उर्फ गिरधर दास के द्वारा और इनके जो पुत्र हैं उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या है इनके पुत्र का नाम? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इन्होंने ये नाटक लिखा नहुस नाटक और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसे हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। कौन मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इसको क्या मानते हैं? हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ब्रज रत्न दास, इन्होंने क्या किया उससे पहले बात करते हैं लाला श्रीनिवास दास। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक नाटक का अनुवाद किया था ब्रज रत्न दास ने, ये अनुवादक के रूप में है लाला श्रीनिवास दास। इनका जब नाम आता है तो हमारे दिमाग में एकदम परीक्षा गुरु उपन्यास आता है, जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है, जो इनके द्वारा 1882 ईस्वी में लिखा गया था। फिर नाटकों में इन्हें क्यों हम याद करते हैं? तो नाटकों में जो एक दुखांत नाटक लिखने की परंपरा है वो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा ही शुरू की गई थी। और क्या था पहला दुखांत नाटक इनके द्वारा जो लिखा गया था? रणधीर प्रेम मोहिनी। कौन सा लिखा गया था? रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक इनके द्वारा लिखा गया था। और जब बात करते हैं महाराजा विश्वनाथ सिंह की, तो महाराजा विश्वनाथ सिंह के द्वारा एक नाटक लिखा गया था आनंद रघुनंदन। कौन सा नाटक लिखा गया? आनंद रघुनंदन। और कुछ इतिहासकार, साहित्य इतिहासकार जो विद्वान हैं वो आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। ठीक है, किसको मानते हैं? वो आनंद रघुनंदन को। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे नहुस नाटक के रचयिता कौन हो गए? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो इनके बेटे हैं किसके? गिरधर दास के, उन्होंने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। ठीक है, यहाँ इसका कुछ संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। इन्होंने 1841 ईस्वी में कब लिखा था नहुस नाटक? तो 1841 ईस्वी में लिखा था। और भारतेंदु ने नहुस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। ब्रज रत्न दास ये भारतेंदु मंडल के बाद के कवि और शोधकर्ता रहे हैं। लाला श्रीनिवास दास इन्होंने परीक्षा गुरु नामक हिंदी का प्रथम उपन्यास लिखा और दुखांत नाटक लिखा रणधीर प्रेम मोहिनी। इनके द्वारा और भी रचनाएं लिखी गई, लेकिन प्रथम के रूप में इन्हें यहाँ हम इनका विषय में बता रहे हैं। महाराज विश्वनाथ सिंह इन्होंने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा, जिसे कुछ विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना, यदि भारतेंदु के द्वारा पूछा जा रहा है तो हमारा उत्तर होगा नहुस नाटक, और यदि अन्य के द्वारा पूछा जा रहा है तो उस समय अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग आपका नाटक को प्रथम की श्रेणी में रखा है
यहाँ हम 2 नाटकों की बात कर चुके हैं। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है वो है मिलान संबंधी, यानी कि आपको एक तरफ नाटक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो पूछा गया है कि आनंद रघुनंदन, तो अभी पहले प्रश्न में ही आपने जाना कि आनंद रघुनंदन किसके द्वारा लिखा गया, तो आनंद रघुनंदन लिखा गया आचार्य विश्वनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है। तो विद्या सुंदर आप देखेंगे कि ये किसका नाटक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। किसका नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है। तप्ता संवरण ये किसका है, लाला श्रीनिवास दास का। किसका है, श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास को कभी कभी श्रीनिवास दास भी लिख दिया जाता है, तो परेशान नहीं होना। और जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी, इनके द्वारा लिखा गया जानकी मंगल नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। और इस नाटक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है, यानी कि इसका रंगमंच पर पहली बार मंचन किया गया। किसका, आपका जानकी मंगल नाटक का। ठीक है। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 4 और 2 का हो जाएगा 3। इस आधार पर आप देखेंगे और 3 का हो जाएगा आपका 3 का उत्तर है डी। ठीक है। तो इस आधार पर आपका डी का हो जाएगा 1 का ए का 1, बी का 2, सी का 3। ये गलत जा रहा है, 1 सेकंड रुकिएगा, इसको थोड़ा सही कर दिया जाए। 1 का क्या है, 1 का हमारा हो रहा है 4, तो 1 का 4 और किस में दिया है, इसमें तो नहीं बन रहा है। देखते 1 का 4 इसमें है, बी का 3, ये हमारा उत्तर बन रहा है। और कौन सा बन रहा है, बी उत्तर बन रहा है। सी का हमारा 2 आ रहा है और डी का 1 आ रहा है, तो उत्तर हमारा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु का राष्ट्रभक्ति परक नाटक कैसा है। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात आती है तो इनका जन्म 1850 में और 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि इन्होंने कुल 35 वर्ष का जो जीवन है वो जिया है। और 35 वर्ष के जीवन में इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और उस महत्वपूर्ण योगदान में यदि हम बात करते हैं इनके नाटकों की, तो इन्होंने नाटक के अंतर्गत कुछ अनुवादित नाटक प्रस्तुत किए जो अन्य भाषाओं से हिंदी में इन्होंने अनुवादित किए, उनका जो भाषाई रूपांतरण है वो किया। और साथ ही इन्होंने कुछ मौलिक नाटक भी दिए, जैसे भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि नाटक इन्होंने अपने किसके अंतर्गत दिए, हिंदी साहित्य को दिए। ठीक है। तो अब यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रभक्ति परक नाटक कौन सा है। तो राष्ट्रभक्ति परक नाटक की जब बात करते हैं तो अंधेर नगरी जो नाटक है ये प्रहसन के तौर पर लिखा गया। ठीक है। एकांकी के रूप में भी इसे कुछ लोग कहते हैं, लेकिन इसमें 6 दृश्य हैं। कितने दृश्य हैं, 6 दृश्य हैं एक अंक के अंतर्गत। तो इसीलिए जब इसमें दृश्य विभिन्न आ जाते हैं तो लोग एकांकी मानने से इसे मना करते हैं, इसको कहाँ रखते हैं, नाटक की श्रेणी में रखते हैं। दुर्लभ बंधु ये इनका अनुवादित नाटक है। विशिष्ट विशोषधम जब इसकी बात करते हैं तो ये किसका, मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये क्या है, अनुवाद है दुर्लभ बंधु। विशिष्ट विशोषधम की बात करते हैं तो इनका एक भान नाटक है। और भान की जब बात करते हैं तो ये एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नाटक होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रभक्ति परक भावना का वर्णन किया गया है। और राष्ट्रभक्ति परक नाटक इनका कौन सा है, विशिष्ट विशोषधम। ठीक है। आइए, अंधेर नगरी एक प्रस्तन है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य है। दुर्लभ बंधु ये शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। विशिष्ट औषधम ये एक भान है। याद रखिएगा, भान, प्रहसन ये शब्द आएंगे, ये नाटक के अंग होते हैं। नाटक के अंतर्गत विभिन्न तरह के नाटकों का मंचन करने का तरीका, उनको प्रस्तुत करने का तरीका, उनका एक भेद है। कहीं हंसी मजाक की बात आती है, कहीं उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कितने होंगे उस आधार पर विभिन्न नाम दिए जाते हैं। विशिष्ट विशोषधम यह एक भान है, यानी कि एकांकी है। एकांकी का तात्पर्य एक अंक में प्रस्तुत किया जा रहा देसी राजाओं की कुछ चक्रों और राष्ट्रभक्ति के स्वर को दर्शाता है। तो राष्ट्रभक्ति परक नाटक कौन सा हो गया, विशिष्ट विशोषधम। विद्या सुंदर यह एक प्रेम प्रधान नाटक है। कैसा नाटक है, प्रेम प्रधान, विद्या सुंदर नाटक। ठीक है। भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता कौन है। भाषा हनुमान नाटक की जब बात करते हैं तो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, प्राणचंद चौहान एक नाम आ रहा है, लेकिन याद रखिए ये इसके नहीं है। इनका जो नाटक है वो है रामायण महानाटक। क्या है, रामायण महानाटक। ठीक।
फिर हमारे पास केशवदास। केशवदास का नाम नाटक के बजाय रचनाकार में आता है और इनकी प्रमुख रचना है रामचंद्रिका। मुख्य रचनाएं जिसके आधार पर इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि इनकी भाषा बहुत क्लिष्ट रूप में प्रस्तुत की गई है। इन्हीं के द्वारा कवि प्रिया, रसिक प्रिया रचना लिखी गई। याद रखिए ये नाटक नहीं है, ये इनके काव्य रचना है। ठीक है, रामचंद्रिका को प्रबंध काव्य कहा जाता है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये इनके द्वारा दी गई रचनाएं हैं। हृदय राम, हृदय राम के जो है वो भाषा हनुमान नाटक के रचनाकार है। कौन है? हृदय राम। तुलसीदास, तो तुलसीदास का नाम आप सभी परिचित हैं। अवधी भाषा में रामचरित लिखकर जिन्होंने अपना योगदान दिया है, राम के जीवन को सदैव प्रासंगिक बनाने के लिए तुलसीदास की बात आती है। तो तुलसीदास की 12 रचनाएं शुक्ल ने प्रमाणिक मानी है और उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? उनका प्रबंध काव्य कौन सा है? रामचरितमानस। रामचरितमानस में कितने कांड है? ये प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। आगे बात करते हैं इसी के साथ इनकी मुख्य रचनाएं। इन्होंने क्या सिर्फ अवधि में रचनाएं लिखी? नहीं, इन्होंने अवधि और ब्रज दोनों में लिखी। ब्रज में इनकी 4 मुख्य रचनाओं का नाम आता है। जब पूछा जाता है इनमें से कौन सी रचना ब्रज में लिखी गई, विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली और गीतावली, ये इनकी रचना है। साथ ही एक और रचना है दोहावली, जो इन्होंने ब्रज में ही लिखी है। ठीक है, बात करते हैं अवधि में इनकी मुख्य रचनाएं, तो आप परिचित है रामचरितमानस से। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सारी रचनाएं किसमें? ये अवधि में है। ठीक है, तो यहाँ आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया कि भाषा हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? हृदय राम है। इन्होंने ये कब लिखी थी? इन्होंने 1623 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है, और इसमें किसका वर्णन है? राम काव्य परंपरा का महत्वपूर्ण भाग है ये। इसके अंतर्गत भी राम काव्य को ही प्रस्तुत किया गया। प्राणचंद चौहान, इनका नाम जब आता है हनुमान नाटक, तो नाटक शब्द आपके महानाटक दिमाग में आने के कारण आप इसे गलत कर सकते हैं। याद रखिए प्राण का तात्पर्य को जोड़ लीजिए राम से। ठीक है, रामायण महानाटक, हृदय राम का हनुमान नाटक। ठीक है, तो आप यहाँ गलती नहीं करेंगे। फिर है अगला प्रश्न, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन है? ये मैंने क्लास शुरू करते समय पहले प्रश्न में ही आपको स्पष्ट कर दिया था। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक जो है वो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया और ये उनके द्वारा रचित हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। तो इसके रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। विश्वनाथ सिंह का, इन्होंने इनके नाटक आनंद रघुनंदन को कुछ विद्वान प्रथम नाटक मानते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो इनके पत्रिका ब्राह्मण के कारण हिंदी साहित्य में है। और इसी के साथ एक और इन्होंने बहुत सारे जो निबंध है वो हिंदी साहित्य में अपना निबंध शैली में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे आप, धोखा, बात, भो, ये नाटक भी इन्होंने ही लिखे हैं। किन्होंने? प्रताप नारायण मिश्र ने। अब बात आती है राजा राधिका रमन सिंह की, तो इनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है जो हमारे यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में भी है, कानों में कंगना। किसकी बात कर रहे हैं? कानों में कंगना। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। और ये कैसा नाटक है? हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। इसकी ये कब लिखा गया? ये 1877 ईस्वी में लिखा गया, 1877 में। ठीक है, अगला हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? ये भी प्रथम प्रश्न में ही इसका जिक्र आ गया। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल है, जिसके लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। और जब भी इस प्रश्न से मतलब इस तरह का प्रश्न बनता है तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी के बजाय अभिनय में भारतेंदु का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने इस नाटक में अपना जो एक अभिनय किया था उसके आधार पर प्रश्न बनता है कि उन्होंने किस नाटक में अपनी भूमिका अभिनय के रूप में दी थी। ठीक है, तो किसमें दी थी? प्रताप नारायण मिश्र ने भी इसमें अपनी भूमिका अदा की थी। जानकी मंगल 1868 ईस्वी में काशी में इसका सफल मंचन हुआ था। हाँ, किस जगह हुआ था और कब हुआ था ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जानकी मंगल का जो अभिनय सफल मंचन है वो काशी यानी बनारस में हुआ था, जिसे आज हम वाराणसी कहते हैं। कब हुआ था? 1868 ईस्वी में, 1868 में। करुणालय, ये जयशंकर प्रसाद का गीति नाट्य है। एक घूंट, ये प्रसाद की एकांकी है। ठीक है, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद से है। प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? अगर हमें नाटक देखने हैं जयशंकर प्रसाद के, तो हमें याद रखना होगा शुरुआत होती है सज्जन से, 1910। फिर नाम आता है राजश्री का, 1915। ये महत्वपूर्ण नाटक है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन्हें यहाँ लिख रहे हैं।
फिर नाम आता है विशाखा का, विशाख। और विशाख कब लिखा गया? 1921 में। कब लिखा गया? 1921 में। ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है अजातशत्रु, ये 1922। अब आप क्रम आसानी से लगा लेंगे। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त की बात करते हैं 1928 में लिखा गया। और इसके अलावा चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त 1931 में लिखा गया, 1931 में। और इसके लास्ट जो इनका नाटक माना जाता है ध्रुव स्वामिनी, ये कब लिखा गया? ये 1933 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1933 में, 1933। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जयशंकर प्रसाद के नाटकों का क्रम है सज्जन, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। और जब हम यहाँ इसमें क्रम लगाने की बात आती है तो अब आप आसानी से क्रम लगा सकते हैं। अजातशत्रु 1922 है तो पहले यही आएगा, स्कंदगुप्त 1928 है, चंद्रगुप्त 1931 है और ध्रुव स्वामिनी 1933 है। तो इस तरीके से आपका उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम। दूसरा प्रश्न भी उसी से आ गया। तो अभी आपको सारे मैंने बता दिया कौन सा नाटक इन्होंने पहले लिखा। सज्जन नाटक लिखा, सज्जन के बाद राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और आपका ध्रुव स्वामिनी। तो यहाँ जो आपको नाटक दिए, राजश्री दिया गया, विशाख, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, तो यही प्रथम ही हमारा सही हो जाएगा। ये 1915 में था, ये 1921 है, ये 1928 है और ये 1931 है। ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये इसी का विस्तार है। रेल का विकट खेल नाटक के प्रणेता कौन है? यहाँ रेल का विकट खेल नाटक के प्रणेता कौन है, यानी कि किसने लिखा है? तो ये नाटक लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक है। हरिऔध का नाम नाटकों में नहीं उपन्यासों में आता है। और साथ ही जिनका महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है प्रिय प्रवास के लिए, जो इन्होंने 1914 ईस्वी में लिखा था प्रिय प्रवास। उसकी एक विशेषता है कि वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। कौन सी रचना है इनकी? प्रिय प्रवास, जिसको क्या माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है। किसको? प्रिय प्रवास को। भारतेंदु, इनके बारे में तो आप परिचित ही हैं कि भारतेंदु ने निबंध लिखे हैं। गद्य शैली में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, पद्य शैली में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इन्होंने किस विधा में सबसे कम सहयोग किया? वो है उपन्यास। ठीक है। तो भारतेंदु का महत्वपूर्ण नाटक भारत दुर्दशा और आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है अंधेर नगरी। ठीक है। वो कब लिखे गए ये आपको बताना है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी का समय, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी का समय आपको लिखना है कमेंट के अंदर। किसके नाटक है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। ठीक है। अगला नाटक है बूढ़े मुंह मुहा से। बूढ़े मुंह मुहा से लोग देखे तमाशे, ये एक प्रहसन नाटक है। और इस प्रहसन नाटक को किसने लिखा? बूढ़े मुंह मुहा से। देखते हैं विकल्प क्या है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचंद्र गोस्वामी या लाला श्रीनिवास दास। तो बूढ़े मुंह मुहा से लोग देखे तमाशे, ये नाटक जो है ये राधाचंद्र गोस्वामी का है। किसका है? राधाचंद्र गोस्वामी का, निसाय हिंदू। अगला प्रश्न है, यह पथ वह नहीं है जिस पर चलकर तुम कालिदास बन सके, आषाढ़ का एक दिन में यह किसका अंतिम प्रहार है? क्या है? यह पथ वह नहीं जिस पर चलकर तुम कालिदास बन सके। नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन। उसके पात्र हैं कालिदास, विलोम, मल्लिका, अंबिका, दातुल, मातुल, ये उसके पात्र हैं। तो यहाँ बात की गई है कि ये कथन किसने कहा है? ये कथन कहा है विलोम ने। किसने कहा? विलोम ने। और विलोम यहाँ कालिदास के डुप्लीकेट की भूमिका में रहता है। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी के अनुसार मंदाकिनी और चंद्रगुप्त का रिश्ता कैसा है? ध्रुव स्वामिनी के अनुसार की बात कर रहा है। तो किस नाटक की बात कर रहा है? ध्रुव स्वामिनी की ही बात कर रहा है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी के अलावा चंद्रगुप्त महत्वपूर्ण पात्र के रूप में आता है और मंदाकिनी यहाँ एक
नायिका मतलब सहयोगी के भूमिका में रहती है। तो इनका रिश्ता क्या माना है ध्रुव स्वामिनी ने? ध्रुव स्वामिनी के अनुसार इनका जो संबंध है वो सगे भाई बहन का है। किसका है? सगे भाई बहन का है, प्रेमी प्रेमिका का नहीं है, चचेरे भाई बहन स्वामी सेवक इनका नहीं है, बल्कि क्या माना है? भाई और बहन का रिश्ता माना है। आषाढ़ का एक दिन का कालिदास जब अंत में आता है तो उसके साथ कौन सी कृति होती है? जब आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसके अंत में कालिदास आता है और उस समय वो कोई रचना लेकर आता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा साहित्यकार है। वो कहाँ रहता है उस दौरान? कश्मीर में रहता है। तो कश्मीर से जब वो आता है तो वो उस समय मेघदूत लेकर आता है, रघुवंश अभिज्ञान शाकुंतलम, या वह खाली हाथ आता है। उसकी कृत्या उज्जैन से आता है और उज्जैन से आते हुए वह खाली हाथ आता है। तो ये सही है कि वह उज्जैन में रहता है और वहां से वह खाली हाथ आता है, ना ही अभिज्ञान शाकुंतलम लेके आता, ना रघुवंश लेके आता, ना मेघदूत, यानी अपनी कोई रचना, अपनी कोई कृति लेकर नहीं आता, खाली हाथ आता है। ठीक है। आधे अधूरे में सावित्री की नौकरी कहाँ है? अब ये पात्रों से संबंधित सीधे प्रश्न है, तो इनमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की संभावना नहीं है। सीधा बात करते हैं कि आधे अधूरे में सावित्री जो एक मुख्य नायिका के रूप में है, वह कहाँ नौकरी करती है? तो वह नौकरी करती है कार्यालय में, और इस कार्यालय में इसका कोई विशेष नाम नहीं दिया गया कि वह बैंक है, वह शिक्षा विभाग है, या वह कौन सा विभाग है, इसकी वहां वर्णन नहीं है। वहां सीधा कहा गया एक कार्यालय में काम करती है। ठीक है। अंधा युग का कौन सा पात्र आत्महत्या करना चाहता है पर कर नहीं पाता? अंधा युग का एक पात्र है जो अंत में आत्महत्या करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, वह है युयुत्सु। कौन है? युयुत्सु। कौन है? युयुत्सु। ठीक। लहरों के राजहंस की अलका का प्रेम किससे है? जो लहरों का राजहंस है, पहले तो इसके रचनाकार कौन है आपको ये बताना है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार मोहन राकेश हैं। तो मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस की एक जो पात्र है अलका, उसका प्रेम किससे है? नंद से है, श्यामांग से है, मैत्रेय से है, या बुद्ध से है? तो आपको ये बताना है कि ये किससे इसका प्रेम है। एक सेकेंड रुकिए। किससे है? इनका है बुद्ध से। ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, अगले प्रश्न अगली कक्षा में लेंगे। ठीक है। आज हमने 15 प्रश्न किए। 16वें प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। आगे के प्रश्न हम अगली कक्षा में लेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि परीक्षा के दिन बचे हैं 15-16 दिन कुछ बचे हैं बस। ठीक है। बहुत जल्दी आपके जो परीक्षा स्थान है वो घोषित कर दिए जाएंगे। जिले कौन कौन से विषय की परीक्षा किस जिले में होगी ये सब घोषित कर दिया जाएगा, और 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। पहले वाली प्रक्रिया को ही अपनाया जाएगा। तो चलिए अपनी तैयारी करते रहिए, फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।